हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो कि रेडिएशन को इमिट भी करे और एब्जॉर्बर भी करे। ठीक है। जैसे कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वह रेडिएशन क्या करती है, इमिट करती है। किसके साथ में? एक वेव, उसकी रेंज होती है वेवलेंथ के साथ में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो जैसे कि आयरन लोहे की छड़ है, जो उसको हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वह पहले रेड कलर की होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फिर येलो कलर की, फिर ऑरेंज कलर की, और फिर वह ब्लू कलर की हो जाती है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक कोई भी लोहे की बार को या छड़ को जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह रेडिएशन करती। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, वो रेड कलर की हो जाती है। धीरे धीरे प्रोग्रेस क्या होता है कि वह रेड, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और उसको हीट करते हैं, कंटिन्यूसली उसको हीट करते हैं, तो वह फिर ब्राइट ऑरेंज हो जाती है। देन उसके बाद वह येलो कलर की हो जाती है, फिर देन व्हाइट कलर की। ठीक है। फाइनली इट बिकम ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऑरेंज हो जाता है। फिर लास्ट में वह किस कलर की हो जाती है बेटा? ठीक है, आपके पास में ब्लू कलर के पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो उसका जो कलर है वह कैसा हो जाता है बेटा? ब्लू कलर का हो जाता है। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा होती है। और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। ठीक है। तो जो रेडिएशन इमेज हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है? हायर से कहाँ हो रही है? लोअर हो रही है। हायर से कहाँ हो रही है? लोअर की तरफ हो रही है, क्योंकि रेड की जो है उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, ब्लू की क्या है? कम। तो आपके पास रेडिएशन कहाँ इमिट हो रही है? हायर टू लोअर की तरफ जा रही है। हायर टू लोअर की तरफ जा रही है बेटा। तो द रेडिएशन इमिटेड गोज फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू द लोअर वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है कि सिंस द लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है बेटा? रेड की। ठीक है। टू लोअर, ठीक है, हैव लोअर इंटेंसिटी। जो आपके पास में लॉन्गर वेवलेंथ रेड की है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम। एंड शॉर्टर वेवलेंथ है हायर इंटेंसिटी। और जो शॉर्टर वेवलेंथ कौन है? ब्लू। ठीक है। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। दैट दिस मीन्स दैट इफ द ट्रेंड वर टू कंटिन्यू, ठीक है, एक ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यूटी से चलता चलता रहेगा बेटा आपके पास में। ठीक है। तो होगा क्या कि जो वेवलेंथ है शॉर्टर, एंड द शॉर्टर में भी एंटर द अल्ट्रावायलेट रीजन, वो किस में चला जाएगा आपके पास में? अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है डज नॉट शो दिस एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इस बिहेवियर को शो नहीं करती बेटा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जब एन आइडियल विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कोई आइडियल बॉडी ही, ठीक है, हो सकती है आपके पास में, तो जो परफेक्टली क्या हो, ठीक है, रेडिएशन को इमिट करे और एब्जॉर्ब करे, ये तो किस में पॉसिबल है? आइडियल में ही पॉसिबल है बेटा। ये तो किस में पॉसिबल है? आइडियल में ही पॉसिबल है। लेकिन हम इसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे, क्योंकि किसी भी वेवलेंथ का फोटोन, ठीक है, जब हम किसी एक, ठीक है, किस में से पास कराएंगे? किसी होल में से पास कराएंगे। मान लो मैंने एक, मेरे पास ये क्या बेटा? एक क्विटी है, ये एक, ये कविटी है। ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लगा रखा है बेटा? रिफ्लेक्टर लगा रखा है। और यहाँ से मैं रेडिएशन को क्या करा रहा हूँ? इसमें से बेटा मैं पास करा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही इसमें से मैं रेडिएशन को क्या करवा रहा हूँ बेटा? पास करवा रहा हूँ। तो ये क्या है? गुड, ठीक है, अमीटर और एब्जॉर्बर है। ठीक है, रिफ्लेक्ट। तो ये कभी इसमें सारी की सारी रेडिएशन क्या हो जाएंगी बेटा? इसके अंदर ही क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे बेटा? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो हुआ क्या कि जब हम किसी भी वेवलेंथ का फोटोन या रेडिएशन इस नैरो होल में से, ठीक है, पास करवाएंगे, ठीक है, तो बेटा एक नेचर का रूल है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है वही परफेक्ट क्या होता है? इमिटर भी होगा। ये नेचर का रूल है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है वो आपके पास में परफेक्ट एमिटर भी होगा। ऐसे ही जो सन सन को भी हम ब्लैक बॉडी मान सकते हैं बेटा, क्योंकि सन क्या है? एमिटर है। कहीं ना कहीं से तो उसने भी एनर्जी को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है। सन भी क्या है आपके पास में? सन को भी हम क्या मान सकते हैं बेटा? ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि सन क्या है? एमिटर है। और कहीं ना कहीं से तो उसने भी एनर्जी क्या की होगी बेटा? एब्जॉर्ब की होगी। तो सन की जो ऑल फ्रीक्वेंसी है को ही इमिट करता है। सन क्या है? ऑल फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वह एब्जॉर्बर भी होगा। ऐसे ही ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं बेटा। ऐसे ही हम ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। काला इंसान या काला कपड़ा ब्लैक बॉडी नहीं है बेटा। काला इंसान या काला काले ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या मीनिंग समझने के लिए हम परफेक्ट
आपको समझ लेना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका, असली मीनिंग क्या है कि ब्लैक बॉडी वो होगी आपके पास में जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और परफेक्ट क्या हो, इमिटर हो। परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट क्या हो, इमिटर हो, उसी को ब्लैक बॉडी बोला जाएगा। ठीक है। लाइट का जो पार्टिकल का नेचर है वो भी इसी के ऊपर बेस है बेटा। ठीक है। लाइट के जो पार्टिकल नेचर है वो भी क्या है, इसी पे बेस है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता चल गया बेटा। ब्लैक रेडिएशन आपको यही मीनिंग याद रखना है कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा वही परफेक्ट इमिटर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं बेटा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब हम बेटा एक ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है। ग्राफ क्या होगा हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड वर्सेस लैम्डा के बीच में। ठीक है, इसके बीच में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड वर्सेस लैम्डा के बीच में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो उसमें होगा क्या आपके पास में, ठीक है। तो एक ग्राफ है, वो ग्राफ मैं अभी आपको शो करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी क्या होती है बेटा, कंटिन्यूटी से आपके पास में इमिट और एब्जॉर्ब होती है। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा आपके पास में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी के। ठीक है, आपके पास में रेडिएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इंटेंसिटी के। और इंडिपेंडेंट किसके, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। तो रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी के है। ठीक है, वह फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करते, उसके क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, उस पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट किस पे है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। दस द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड, जब रेडिएशन इमिट होती हैं और आपके पास में बॉडी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, तो हैव द सेम कलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब जो कलर है वो कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द इंटेंसिटी ऑफ कलर माइट चेंज विद वेरिएशन टेम्परेचर। तो आपके पास में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड ही नहीं करती बेटा, जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसकी वजह से कलर क्या होता है, चेंज होता है जब टेम्परेचर क्या करता है, वेरीज करता है। जब टेम्परेचर आपके पास में वेरीज करता है तो आपके पास में कलर भी क्या, उसका कलर है वो कैसा हो जाता है, ठीक है, माइट कलर चेंज विद वेरिएशन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो आपके पास में कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा। इसको हम ग्राफ से देखेंगे बेटा। तो ग्राफ हमारे पास ये बेटा देखिए, इधर बेटा हमारे पास क्या है, ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर क्या है बेटा, इंटेंसिटी। ये जो लाइन है आपके पास में क्या, आपके पास इधर क्या है, इंटेंसिटी, और इधर क्या है बेटा, वेवलेंथ। तो हमारा जो ग्राफ है बेटा, वो मैंने क्या बताया था आपके पास में, किस किस के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटेड इमिटेड और लैम्डा मतलब वेवलेंथ के बीच में बेटा। ठीक है। तो होगा क्या आपके पास में, आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ से, कि काफी कम लैम्डा के साथ फोटोन का कुछ नंबर तो क्या होगा बेटा, कम होगा, और लेकिन कुछ ज्यादा लैम्बडा के साथ भी फोटोन का नंबर क्या होगा, कम होगा। लेकिन लैम्बडा की जो मॉडरेट रेंज होगी बेटा, वो उसमें जो फोटोन का नंबर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसमें फोटोन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, काफी कुछ लैम्बडा के साथ फोटोन का नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा लैम्बडा के साथ भी फोटोन का नंबर क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो लेकिन लैम्बडा की जो मॉडरेट रेंज में होंगे बेटा, उनका फोटोन नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उनका फोटोन नंबर सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं हुआ है बेटा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं हुआ है। तो T1 और T2 को कंपेयर किया जाए बेटा, ये आपके पास में T1 है और ये क्या है बेटा, T2 है। तो T1 और T2 को कंपेयर किया जाए तो बेटा हायर टेम्परेचर पर ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लाइट इमिट हो पाएगी। आपके पास में दिखाई दे रही होगी बेटा। ठीक है, हायर इंटेंसिटी के साथ में, ठीक है, हायर इंटेंसिटी के साथ में, हायर टेम्परेचर के साथ में, इंटेंसिटी के साथ में लाइट ज्यादा इमिट हो पाएगी। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपके पास में, ठीक है बेटा। तो हायर कौन सा है इसमें बेटा, ये T2 है, और ये क्या है आपके पास में, T1 है। तो हायर किसका है बेटा, T2 वाले का, हायर किसका है, T2 वाले का। हायर इंटेंसिटी लाइट ऑफ किसकी है, T2 की, और कम किसकी है, T1 वाले की, कम किसकी है, T1 वाले की। आप ध्यान से देख सकते हो, हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा किसकी, ये ग्राफ करो किसका है बेटा, T2 का, और ये करो किसका है, T1 का। तो ज्यादा किसकी होगी बेटा, T2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर किससे, T1 से। मैंने क्या कहा है, T1 और T2 को कंपेयर किया जाए तो हायर टेम्परेचर पर ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में लाइट ज्यादा इमिट हो पाएगी, लाइट ज्यादा इमिट हो पाएगी। तो ज्यादा किसकी है बेटा, T2 वाले की। ठीक है, यहाँ देखो, ये कौन सा ग्राफ है, T2, और ये कौन सा है, T1।
तो ज्यादा हाई टेम्परेचर किसका है, इस वाले का। तो यहाँ पर लाइट क्या होगी, ज्यादा इमिट पाएगी। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, T2 की वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, T1 से। एक होता है बेटा, यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ेंगे, किसको, विन्स लॉ को। ठीक है, विन्स लॉ। विन्स लॉ क्या कहता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ध्यान सुनना बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इस मैक्सिमा के क्रॉसपोंडिंग, ठीक है, तो आपके पास में जो लैम्डा मैक्सिमम बेटा ये, ठीक है, इसको मान लो आप, ये T2 का है तो लैम्डा मैक्सिमम 2 मान लो, इसको क्या मान लो, लैम्डा मैक्सिमम कितना मान लो, 1 मान लो। ठीक है, तो इस तरह मैक्सिमा के क्रॉसपोंडिंग लैम्डा मैक्सिमम 1 और लैम्डा मैक्सिमम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में बेटा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है बेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास में, सी अपॉन में लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। लैम्डा की वैल्यू कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे इस कर्व के अंदर, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर कि जो ग्राफ है बेटा ये किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स जब आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो बेटा, तो आपके पास में वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है। तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा। So it is clear from that figure that each temperature there is wavelength at which the intensity of radiation is maximum. This maximum shift to lower wavelength as the temperature increase. इसका मतलब क्या है कि आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम कब है, जब आपके पास में वेवलेंथ क्या है, कम। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, कम। तो बेटा आप ध्यान से देखो, जब आप लेफ्ट साइड चल रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेवलेंथ कम हो रही है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो रही है आपके पास में, बढ़ रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपके पास में, बढ़ रही है। इस पॉइंट को नोट करेंगे अच्छे से। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1887 में, ठीक है, 1887 में हर्ट्ज ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, द फिनोमिना ऑफ द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी भी मेटल के सरफेस से, जैसे कि आपको डायग्राम नंबर 3 में देखिए, ठीक है, ये मेटल का सरफेस आपके पास में, यहाँ से जब आप कोई भी एक लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी गिराओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैन सर्टेन मेटल, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पोटेशियम ले लो या रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, वर एक्सपोज टू बीम ऑफ ए लाइट, ठीक है, जब ये लाइट के संपर्क में आते हैं या लाइट के इनके ऊपर कोई सुटेबल फ्रिक्वेंसी इनके ऊपर गिराई जाती है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा आपके पास में, क्या दिख रहे हैं, ये क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपके दिखाई दे रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होते हैं, तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है आपके पास में, फोटोन स्ट्राइक होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो पाए, तो मतलब ऐसा भी हो आपके पास में कि कोई फोटोन मेटल के सरफेस पे गिराया जाए और ऐसा हो कि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि जिस फोटोन की एनर्जी कम हुई तो वो कम फ्रीक्वेंसी का होगा। जिस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वह कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन हुआ, और ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ना करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ना करे। तो जैसा कि आपको, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आपके पास में 3 डायग्राम है, ये 1 और ये 2 और ये क्या है, 3rd। देखो पहले में क्या हुआ कि आपके पास में इधर क्या हो रहा है, आपके पास में फोटोन एनर्जी जब हम फर्स्ट से लेके 3rd की तरफ चल रहे हैं,
फर्स्ट डायग्राम से लेके थर्ड डायग्राम की तरफ चल रहे हैं, तो आपके पास में फोटोन की एनर्जी जो है, ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फोटोन की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है जब आप फर्स्ट से थर्ड की तरफ चल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि आपके पास में पहले वाले में क्या हुआ, ठीक है, कि पहले वाले में कोई जब आपने इंसिडेंट ऑफ लाइट को गिराया, ठीक है, लाइट को गिराया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हुए, इजेक्टेड नहीं हुए, ठीक है। सेकंड में आपके पास में क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक आ पाए, सिर्फ सरफेस तक आ पाए। और तीसरे में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सरफेस से बाहर जा गिरे। तो पहले में क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट टेक प्लेस ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकले यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ पाए, सरफेस तक आ पाए। इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो। और तीसरे वाले में क्या हुआ कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखो मैंने शुरू में बताया था आपके पास में जब कोई भी फोटोन स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो कम एनर्जी का फोटोन होगा और कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा, ठीक है, या फिर वो ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस ना करे, ठीक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था फोटोन एनर्जी, तो यहाँ इतनी एनर्जी थी ही नहीं इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर फोटो टेक प्लेस ही नहीं करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ पाए, सरफेस तक आ पाए, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। नंबर थर्ड में बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलकर कहाँ आ गए, बाहर तक आ गए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आ जाएगा, लेकिन क्या जो रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आ गए, कहाँ तक, सरफेस से बाहर आ गए आपके पास, लेकिन रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा, क्या होगी आपके पास में, और जो इसकी वो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, ठीक है, वो कितनी होगी आपके पास में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो देखिए समझते हैं इस पॉइंट को, वर्क फंक्शन क्या होता है आपके पास में, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो देखिए वर्क फंक्शन, इफ द एटम आर इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, कि आपके पास में कोई एटम है, ये एटम है और ये किससे बाउंड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाउंड होता है, ठीक है। इफ द एटम द इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड विद न्यूक्लियस, ये बीच में प्रेजेंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस हैज टू बी ब्रोकन। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपके पास में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, वो एनर्जी कैसे आएगी, ठीक है, वो एनर्जी आप कहाँ से करोगे, कोई आप मिनिमम अमाउंट की क्या करोगे बेटा, एनर्जी दोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, कोई मिनिमम अमाउंट की यहाँ से एनर्जी दोगे, ये मान लो कोई एनर्जी यहाँ से दोगे, तो यहाँ से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। और जैसे टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ आ गया सरफेस क्यों। तो हुआ क्या आपके पास में कि मेटल को सरफेस से, ठीक है, मेटल सरफेस को स्केप करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। और इसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, फाई से। अब ये जो एटम है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में भी आपके पास में क्या होंगे, एटम होंगे, वो भी क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए, कम करेंगे तभी तो हम इस इलेक्ट्रॉन के सरफेस तक ला सकते हैं, उसके अट्रैक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बेटा जो फाई है हमारा, मतलब फाई क्या है, वर्क फंक्शन, तो वो किसके बराबर होगा, एच म्यू नोट के, ठीक है, किसके बराबर होगा, एच म्यू नोट के। तो यहाँ एच म्यू नोट क्या है, मतलब किसके बराबर आ गया, साई, और ये फाई आ गया, फाई क्या आपके पास में एनर्जी, ठीक है, वर्क फंक्शन।
अच्छा बेटा, तो कहता है कि ई नोट क्या है यहाँ पर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आपके पास में हमने जो फाइल लिखा है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट भी लिख सकते हैं। ई नोट इज इक्वल टू क्या, एच म्यू नोट, जो कि आपके पास में यहाँ लिख रखा है मैंने एक टर्म। ई नोट क्या है कि ये आपके पास में, ठीक है, ई नोट क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये वो एनर्जी है आपके पास में जो आपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए यूज की, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देंगे, ई नोट। या तो ई नोट लिख दो या वर्क फंक्शन इसको आप किससे डिनोट कर दो बेटा, 5 से डिनोट कर दो। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप सही वर्क फंक्शन इसको क्या कहोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर आप ई नोट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो जिस मिनिमम एनर्जी का फोटोन, या ये कहें कि आपके पास में कि जिस मिनिमम, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी को हम ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है कि जिस मिनिमम एनर्जी का फोटोन आपको चाहिए, जिस मिनिमम एनर्जी का फोटोन आपको चाहिए, कि उस इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ तक ला सको, सरफेस तक लाने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक लाने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए आपको जितनी एनर्जी, मतलब एच वी नोट से भी इसको इंडिकेट किया जा सकता है। पर जहां पर वी नोट क्या होगा आपके पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई यही तो होता है आपके पास में, ये न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक है। और ये आपके पास में आप जब कोई मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी या लाइट इसको गिराते हो, तो न्यूक्लियस और इसके बीच में जो अट्रैक्शन है इसको दूर करते हो, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, ठीक है, वर्क फंक्शन कहते हो। और ये किसके बराबर होता है, एच म्यू नोट के बराबर होता है। अब ये जो म्यू नोट है आपके पास में, ये क्या आपके पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या आपके पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए उतनी आपको क्या चाहिए, आपके पास में क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी। तो आपके पास में जो म्यू नोट है वो आपके पास में क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो आपके पास में क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अगर आपके पास में मान लो, ठीक है, ये आपके पास में कैसा हुआ, वर्क फंक्शन कैसा हुआ, मिनिमम हुआ, तो आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। क्योंकि आपने क्या कर रहे हो, एक मिनिमम अमाउंट की क्या ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो। तो आपके पास में वर्क फंक्शन जो मिनिमम है, तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी आपके पास में, मिनिमम होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की बेटा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ is the incident radiation necessary to release electron from a given surface in the photoelectric effect। मतलब वही बात है कि आपके पास में जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी, ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास में, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, म्यू नोट। और वो किसके बराबर हो गया आपके पास में, सी अपॉन में लैम्डा नोट के। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, ठीक है। ये आपके पास में लैम्डा नोट क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। अगर आपके पास में, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी है, मिनिमम है, कैसी है, मिनिमम है, ये कैसी है, मिनिमम है, तो आपके पास में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये लैम्डा नोट क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। इससे कम वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इक्वल हुआ तो भी क्या होगा आपके पास में, टेक प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि लैम्डा क्या हुआ आपके पास में, कम हुआ। या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो भी आपके पास में क्या होगा,
कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो रिमेनिंग एनर्जी का क्या हुआ होगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है उस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसी सारी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या कंडीशन होंगी आपके पास में, तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात करेंगे, उसमें केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, देखिए बेटा, ये आपके पास में कोई मेटल का, ठीक है, सरफेस है। मान लीजिए कोई मेटल का आपके पास में सरफेस है और आपने क्या किया कि कोई फोटोन की एनर्जी इस पे गिराई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट होने हुए। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, तो मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन में लैम्डा, या फिर आपके पास में, ठीक है, एच किसके बराबर होगा, एच न्यू, तो ये लेस देन होगा, ठीक है, किससे, वर्क फंक्शन से, किससे, वर्क फंक्शन से। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, क्यों, तो यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ, कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो एनर्जी है आपके पास में वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। ये जो एनर्जी है आपके पास में, एनर्जी इंसिडेंट है, ये वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। यहाँ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक फोटोन के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट आपने यहाँ से एक फोटोन की इसके ऊपर गिराई, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके पास वो उसकी जो एनर्जी है वो कम है, किससे, वर्क फंक्शन से। तो कम क्यों है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या नहीं हो पाई, कम नहीं हो पाई। इट मीन्स जो वर्क फंक्शन कम नहीं हो, इक्वल हुआ, तो भी हम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, मतलब कम से कम हमें इतनी अगर हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करवाना है तो हमें कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वर्क फंक्शन के क्या हो, इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आ पाए तो तब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन इस केस में इतनी एनर्जी नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो पाएगा, तो हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वर्क फंक्शन से भी उसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, ठीक है। पॉइंट नंबर, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटा। अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि भाई आपके पास में कोई एनर्जी हो, कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर वन फोटोन कोई एनर्जी इंसिडेंट उसके ऊपर गिरा रहे हो, तो इस केस में आपके पास में क्या होगा बेटा, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन यहाँ जो एनर्जी इंसिडेंट है बेटा आपके पास में, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास में, ठीक है, एच सी अपॉन में लैम्डा या फिर एच न्यू। लेकिन ये आपकी बार किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन के बराबर होगी। अब वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो आपके पास में मैंने क्या कहा था कि हमें कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वह किसके बराबर आ जाए, ठीक है, एनर्जी किसके बराबर आ जाए, वर्क फंक्शन के बराबर आ जाए। तो उस केस में आपके पास में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसमें इस केस में आपके पास में, क्योंकि ये मेटल कहाँ तक आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ जाएंगे, सरफेस तक आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाएंगे, तो इस केस में आपके पास में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी, ठीक है। केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। अब की बार क्या होगा बेटा आपके पास में, जो आपके पास में, या आपके पास में कोई मेटल का सरफेस है, फिर से यहाँ पे आपने क्या हुआ, एनर्जी एक कोई भी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी का फोटोन था और एनर्जी को आपने क्या किया, इंस्टेंट गिरवाया, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अब की बार इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गए, अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सरफेस से क्या आ गए, बाहर आ गए। तो इसकी बार क्या होगी, एनर्जी जो इंसिडेंट थी आपके पास में बेटा, एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, वो क्या थी, एच न्यू या फिर, ठीक है, एस सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है, वो ज्यादा थी आपके पास किससे, वर्क फंक्शन से। तो किससे ज्यादा थी, वर्क फंक्शन से। तो इट मीन्स इस केस में भी आपके पास में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, नॉन जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर नहीं होगी।
तो इस केस में भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टेक प्लेस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टेक प्लेस। तो यहाँ पर बेटा आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा था, इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया था एनर्जी ऑफ इंसिडेंट को दो भागों में। ठीक है, आइंस्टीन ने इसको एक्सप्रेस किया था इसको दो भागों में। उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी जो इंसिडेंट है, ठीक है, वो आपके पास में क्या है, एक तो क्या है बेटा वर्क फंक्शन, एक तो क्या है वर्क फंक्शन पाई के बराबर। ठीक है, वो क्या है आपके पास में वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो बराबर होगी, क्योंकि इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए कि उसके क्या हो बराबर, तो एक तो फाई है और दूसरी क्या है इसमें काइनेटिक एनर्जी, दूसरी क्या है काइनेटिक एनर्जी। बेटा यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, फाई प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट क्या है बेटा, एच सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, फाई क्या है आपके पास में, एच सी अपॉन में लैम्डा नोट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, होती है हमारे पास हाफ एम बी। केस नंबर थर्ड बेटा हमारे पास यही था। ठीक है, केस नंबर थर्ड क्या था बेटा, ये था हमारे पास। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व विद नॉन काइनेट, ठीक है, तो आपके पास में नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट करती है। तो हमने बेटा इसमें तीन केस पढ़े। अगर लेस देन है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करता, बराबर है वर्क फंक्शन के तो आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस कर जाता है। और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट्स के ज़्यादा है वर्क फंक्शन से तो भी आपके पास में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस कर जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो हमने जो अभी निकाली। ठीक है बेटा, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस, एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था कि कोई मेटल का सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से एक कोई मिनिमम फोटोन एनर्जी इस पे पर गिराई जाती है तो आपके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता होता है। तो ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है यदि आपके पास में फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज की उसको बढ़ जाएगी। इट मीन्स, ठीक है, आपके पास में क्या था बेटा कि इक्वेशन क्या थी, एनर्जी क्या थी, एच म्यू नोट प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर। तो बेटा एच म्यू नोट ये तो वर्क फंक्शन सही, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि आपके पास में, ठीक है, अब यदि आपके पास में एच जो म्यू है यदि इसकी वैल्यू आपके पास में बढ़ेगी, ठीक है, की वैल्यू आपके पास में बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें म्यू क्या है बेटा, वो क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास में काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। तो बेटा इधर क्या आपके पास में ग्राफ, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में ये क्या है म्यू नोट, ये और ग्राफ इधर क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास में क्या होता है एच म्यू, ठीक है, एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। जब आपके पास में, ठीक है, देखिए एच न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपके पास में देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो एच न्यू है और यदि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास में, जीरो हो गई तो आपके पास में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो किसके बराबर आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई। फ्रीक्वेंसी हो किसके बराबर आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई।
तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी, आपके पास में बढ़ जाएगी। यही था हमारा पॉइंट। ठीक है, कि यदि हम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ाते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी क्या हो रही है आपके पास में, जितनी आप यूज कर रहे हो उतनी क्या होगी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं बेटा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड ejection द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, टाइम का कोई यहाँ पर नहीं होता है, नो टाइम लैग बिटवीन, कि आपके पास में कितने टाइम से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकरा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो यहाँ टाइम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास में, ठीक है, ये कोई मेटल का सरफेस है, कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कम होल होगा, मतलब कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही है आपके पास में तो मेटल सरफेस में क्या होगा, होल कैसा हो जाएगा आपके पास में, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, होल कैसा हो जाएगा आपके पास में, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपके पास में क्या होगा, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, इंटेंसिटी के। ठीक है, कम कम आपके पास में कम इंटेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके पास में, ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड, हाँ, आपके पास में वेरीज करती है जीरो से लेके मैक्सिमम तक। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ना कि आपके पास में इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या आपके पास में फ्रीक्वेंसी बेटा, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चलो इसको कर्व से समझ लेते हैं बेटा। इधर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है इधर आपके पास में, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास में, बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में जो कर्व है बेटा वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। कैसा आ जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वो कैसा आ जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द potential required to stop ejection of electron from a metal surface when incident beam of energy greater than the work potential of metal is direction on it। मतलब क्या है, यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का कोई फोटोन, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का कोई फोटोन मेटल के साथ स्ट्राइक करता है तो क्या होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन तो इजेक्टेड होंगे ही होंगे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के साथ होंगे बेटा, तो इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना दिया जाए, यदि काश ऐसा हो कि इस काइनेटिक एनर्जी को, काश इसको आप जीरो कर दिया जाए तो इसकी एनर्जी को क्या किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर दें, जीरो बना दें, तो इसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी बेटा, जो कि आपके पास स्टोर करोगे किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो बेटा, आपके पास में क्या है, ठीक है, ये कोई मेटल का सरफेस है, तो आपने दो रोड लगा रखे बेटा, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, ये कैसी इधर पॉजिटिव है, इसको बैटरी से जोड़ रखा है, तो नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ रखा है। और आप एक मिनिमम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इसके ऊपर क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होगा, जैसे इसे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे, वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव पार्ट वाले की तरफ जाएंगे बेटा, किसकी तरफ जाने शुरू हो जाएंगे,
पॉजिटिव पार्ट वाले की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो यही मैंने बताया आपके पास में कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है कोई फोटोन। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है कि भाई आपके पास में आप जो फोटोन ले रहे हो, ये जो फोटोन है, ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से। किससे ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से। तो मेटल के साथ ट्राई करेगा तो ऑब्वियसली उस वहाँ से क्या निकलने शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप जीरो बना दो तो इसकी एनर्जी को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। वो भी किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो ये जो फोटोन है, ठीक है, ये कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव। लेकिन इस प्लेट को हमने कैसा कर दिया आपकी बार, पॉजिटिव। और ये कैसा आपके पास में, नेगेटिव है। तो अब की बार क्या होगा, अब ये पॉजिटिव, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसी है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पार्ट इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अजेक्ट होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपके पास में, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ जो आपके पास में पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा आपके पास में, मिनिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नोट। क्या बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट। और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, किसकी फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिख सकते हो, वी नोट से। और ये क्या आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चार्ज होगा आपके पास में। तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसको आप किससे लिख रहे हो, डॉट ई से, मतलब मल्टीप्लाई में किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास में, ये होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास में, ठीक है, वी नॉट इंटू में ई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास में क्या आ गई, ई वी नॉट। ये क्या आ गई आपके पास में, ई वी नॉट। अच्छा बेटा, अपने इक्वेशन तो पढ़ी थी, अब क्या थी, एच म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एस सी अपॉन में लैम्डा। वेवलेंथ की टर्म लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, एस सी लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको वापस लिख देता हूँ, एच म्यू, ये एच म्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, अभी जो हमने वैल्यू क्या निकाली, ई वी नॉट। तो मैं क्या पुट कर दूँ, ठीक है, ई वी, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर दूंगा, ई वी नॉट। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसको हम न्यूमेरिकल पार्ट में यूज करेंगे। ठीक है, और सेम अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में निकालना चाहूँ बेटा तो क्या होगा, एस सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एस सी लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या क्या लिख दूंगा, ई वी नॉट। तो सेकंड हमारे पास ये फार्मूला, ये हमारे पास किस में होगा, वेवलेंथ के टर्म में। ये हमारे पास किस में होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में।